हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय समाचार वो मिलते हैं जो आपको दूसरे समाचार माध्यमों से नहीं मिलते। आज नजर दुनिया पर कार्यक्रम बहुत विशेष है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आखिर क्या है अमेरिका और ईरान के बीच एक दूसरे की सेनाओं को आतंकवादी होने के इल्जामों की सच्चाई। आखिर हजारों किलोमीटर दूर से यहां आकर अमेरिका जंगों में क्यों उलझा रहता है। आखिर ईरान की 1979 की रेवोल्यूशन यानी इनकलाब के बाद ही अमेरिका और इजराइल ने इस पूरे इलाके में शिया सुन्नी के इख्तिलाफ की बात क्यों की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सोमवार को ऐलान करते हुए कहा था कि अमेरिका ईरान के एलीट फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्स यानी IRGC को एक आतंकवादी संगठन यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर घोषित कर रहा है। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि हमारी अभूतपूर्व पहल इस हकीकत को पहचानती है कि ईरान न सिर्फ आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश है, बल्कि यह कि IRGC आतंकवाद को देश के हथियार के तौर पर प्रोत्साहित करता है, बल्कि इसे आर्थिक मदद देता है और इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा भी लेता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी वॉशिंगटन के उस आरोप को दोहराया है कि तेहरान के आतंकियों से संबंध हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और अलकायदा के बीच संबंध है। उनका इशारा 2001 में 11 सितंबर की आतंकी घटना, जिसे 9/11 भी कहा जाता है, की तरफ था, जिसके पीछे अलकायदा का हाथ बताया जाता है। पोम्पियो ट्रंप प्रशासन के फाइनेंशियल ईयर 2020 के बजट का समर्थन लेने कैपिटल हिल गए थे। ट्रंप के इस बयान के बाद न केवल उनकी विदेशों में आलोचना हो रही है, बल्कि खुद उनकी ही सरकार में ईरान के साथ किसी भी सैनिक टकराव की मुखालिफत हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में ईरान एक्शन ग्रुप के प्रमुख ब्रायन हुक ने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका की नीति ईरान के साथ युद्ध यानी जंग से बचने पर आधारित है। उन्होंने एक फारसी भाषा के टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं चाहता। ब्रायन हुक ने अपने एक आलेख में भी कहा है कि IRGC को आतंकवादी घोषित करने का उद्देश्य ईरान को अपना व्यवहार बदलने पर मजबूर करना है, लेकिन अमेरिका की नीति में युद्ध का कहीं भी निशान नहीं मिलता। उधर केंटकी से रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को चेतावनी दी है कि उनके पास ईरान के साथ जंग के लिए सीनेट की इजाजत नहीं है। सेनेटर ने बुधवार को यह ख्याल जाहिर किया था कि ट्रंप सरकार ईरान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सेनेटर रैंड पॉल ने कहा कि ट्रंप सरकार का ईरान के IRGC को झूठ मूठ विदेशी आतंकवादी संगठन कहना ईरान के साथ जंग की तैयारी का हिस्सा है। आपको बताता चलूं कि बराक ओबामा की सरकार के दौरान उप विदेश मंत्री रही वेंडी शर्मन ने ये हकीकत कबूल की थी कि एक विदेशी सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करके हम ईरान के पड़ोस इराक में अपनी सेना की जान खतरे में डाल देंगे। अमेरिकी फैसले पर रिएक्शन करते हुए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी घोषणा की है कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम के रूप में भी जाना जाता है, और उसके सभी बलों को आतंकवादी के रूप में नामित किया है और अमेरिका को आतंकवाद का समर्थक करार दिया है। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बयान की सूचना दी है। इसके एक दिन बाद ही अमेरिका का रुख नरम पड़ गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता रेबेका रिब-रीच ने कहा है कि ईरान निकट भविष्य यानी नियर फ्यूचर में अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। ईरान की पार्स टुडे वेबसाइट पर की गई टिप्पणी के अनुसार IRGC के खिलाफ व्हाइट हाउस हालिया फैसले को लागू करने में टाल मटोल करेगा। अब से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने कहा था कि अब मारकर फरार करने का दौर खत्म हो चुका है। अब अमेरिका के किसी भी दुश्मनी भरे कदम का ईरान मुंह तोड़ जवाब देगा। अमेरिका की घोषणा के बाद ईरान की एलीट फोर्स IRGC के कुद्स ब्रिगेड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2001 में आपने 1,10,000 सेना के साथ अफगानिस्तान पर हमला किया था। अब अमेरिका ही तालिबान से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सरकार से तालिबान से बात करने को
कहा जा रहा है, जबकि वो एक गरीब देश का केवल एक संगठन है, सरकार नहीं है। ऐसी हालत में वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये ईरान के जनरल ने बात कही है। अब से पहले भी वो अमेरिका को धमका चुके हैं कि जंग शुरू आप करेंगे लेकिन खत्म हम करेंगे, हम तुम्हारे इतना नजदीक हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। आपको बता दूं कि ईरान के लगभग चारों तरफ अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं, जिसमें अफगानिस्तान, तुर्की, इराक, सीरिया, फारस की खाड़ी, सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमारात और कतर शामिल हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी दी है कि ट्रंप के खतरनाक फैसले के लिए वॉशिंगटन और उसके कठपुतली सरकारें पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये बात यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लिखे एक खत में कही है कि अमेरिका के इस कदम से सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है। प्रेस टीवी के मुताबिक ब्रिटेन में ईरान के राजदूत हामिद बेदीनिजाद ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि तेहरान इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कोर्प्स के खिलाफ अमेरिकी सेना के किसी भी कदम पर जोरदार जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने हाल ही में सीएनएन की ईरानी मूल की वरिष्ठ पत्रकार क्रिस्टन अमानपुर को लंदन में बताया कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य बल एक अस्थिर यानी वोलेटाइल स्थिति में है और अगर उन्होंने आईआरजीसी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया तो यह समझदारी नहीं होगी। बेदीनिजाद के मुताबिक आईआरजीसी इराक और सीरिया में दाइश आतंकी गुट से बहुत प्रभावी ढंग से लड़ रहा है, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लड़ रहा है। वे आईएसआईएस से लड़ने में उन दो देशों की मदद करने में बहुत ही प्रभावी इफेक्टिव रहे हैं। ईरानी राजदूत ने कहा कि ट्रंप का कदम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चुनाव से पहले का एक गिफ्ट था और अमेरिकी अधिकारियों ने इसके संभावित नतीजों यानी पॉसिबल रेमिफिकेशंस के बारे में कभी नहीं सोचा। पारस टुडे के मुताबिक अमेरिकी सरकार 40 वर्षों से ईरान को धमकी दे रही है, बल्कि उसने अमेरिकी बंदी बनाए गए अपने तेहरान में दूतावास के कर्मियों को छुड़ाने के लिए 1980 में ईरान के तबस रेगिस्तान में तो उसके सैनिक भी उतार दिए गए थे, लेकिन उनमें से भी उसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। उनके हेलीकॉप्टर गिर गए थे और वो अपना काम वो पूरा नहीं कर सके थे। तेहरान से उन बंदियों को ईरान जो अमेरिकी डिप्लोमेट्स बंदी बनाए गए थे उनको नहीं ले जा सके थे। इसलिए अमेरिका ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी यानी परोक्ष जंग को सबसे अच्छा विकल्प समझता है। ये पारस टुडे की बात है। पारस टुडे ने अपनी कमेंट्री में ये बात कही है। लेकिन इराक में सद्दाम सरकार के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में किसी सरकार को ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी वार के लिए भी तैयार नहीं कर सका। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के खेल से जुड़े बहुत से सवालों को समझने की जरूरत है। आखिर मिडिल ईस्ट में 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति रेवोल्यूशन यानी इनकलाब की कामयाबी के बाद अमेरिका और इजराइल की बेचैनी क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि वे समझ रहे हैं कि इराक, सीरिया और लेबनान उनके हाथ से जा चुका है? यमन भी लगभग हाथ से निकल चुका है। बहरीन में भी बेचैनी है, वहां भी पिछले 8 साल से सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। मेरा यह समझना है कि यमन और बहरीन के हाथ से निकलने के बाद सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों की बादशाहतें भी बहुत दिन नहीं बच सकेंगी। अमेरिका का अपना असूल है, जहां जो भी मजबूत होता है वो खुद को उसी के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। वो भी गिरते हुए खंभों के साथ कब तक खड़ा होगा? ट्रंप सऊदी अरब से कह चुका है कि अगर 2 हफ्ते भी आपको सपोर्ट ना करें तो तुम बाकी नहीं रहोगे। ये धमकी एक तरह से दे चुके हैं, वो बता चुके हैं। और उसके बाद जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के राजकुमार, उन्होंने कहा है कि दोस्तों में तो इख्तलाफ भी होता है और मुझे ट्रंप के साथ काम करना अच्छा लगता है। इस हालत में सऊदी अरब की सरकार को अमेरिका ने पहुंचाया हुआ है। एक एपिसोड में ये सभी सवाल के जवाब नहीं बताए जा सकते। अगर आप चाहते हैं कि इन सवालों का जवाब आपको मैं बताऊं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आप दुनिया में होने वाली घटनाओं को सच्चाई के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। पत्रकार के लिए कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कि फैक्ट्स को सामने रखे और किसी का सपोर्टर या किसी का मुखालिफ होने के इल्जाम से बच सके। मैं समझता हूं कि आजाद पत्रकारिता में यह सब सुनना ही पड़ता है। अगर आप अब तक
मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने हैं तो फौरन सब्सक्राइब करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।